बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेस मेकर बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। तो इसमें जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को डिफ्रेंशिएट किया गया वो नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स की बेस पे किया गया है। तो इसमें हम डिटेल से एक एक स्ट्रक्चर को देखेंगे। जी, यहाँ पे प्रोटीन्स के 4 किस्म के स्ट्रक्चर्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, जिनमें सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं, उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं, उसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं और एट द एंड हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को देखेंगे। यहाँ पे आपको एक डायग्राम के ज़रिए से दिखाया गया है कि ये किस किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की जानिब एक सफ़र है, जिनमें प्राइमरी सबसे सादा तरीन होते हैं, उससे कॉम्प्लेक्स जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर उससे कॉम्प्लेक्स हैं, और एट द एंड सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो हैं ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हैं। इनको हम इस तरह से एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं कि अगर हम जैसे एक किसी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ABC जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो एज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर एग्जाम्पलीफाई कर दें, और जब बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं तो उससे कुछ वर्ड्स बनते हैं, कुछ हरूफ बनते हैं, तो उसको हम एज आ सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। और जब बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं उससे सेंटेंसेस बनते हैं, जो कि हम टर्शरी स्ट्रक्चर के तौर पर एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। और एट द एंड जब बहुत सारे सेंटेंसेस मिलते हैं तो उससे एक पूरा पैराग्राफ बनता है या एक पूरी बुक लिखी जाती है, तो जो कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के तौर पर एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। जी, यहाँ पे हम सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखेंगे। आपने याद रखना है कि इसमें मेजर हम जो कॉन्सेप्ट्स याद करेंगे उनमें सबसे पहले डेफिनेशन है, उसके बाद बॉन्डिंग्स है, और उसके बाद हम इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो बॉन्डिंग्स और डेफिनेशन इनमें इम्पॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से याद रखनी है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर डेफिनेशन की जाए तो ऐसी प्रोटीन्स जिनके अंदर हम अमाइनो एसिड्स के नंबर्स और अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को देखते हैं वो हमारे लिए प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होंगे। यानी हम उनकी प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स की तादाद और उन अमाइनो एसिड्स की तरतीब को देखते हैं कि किस तरह से वो एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हैं। अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहले एफ सेंगर ने इंसुलिन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, और इसने बताया था कि इंसुलिन जो कि एक ब्लड ग्लूकोज को कम करने वाली प्रोटीन है, एक हार्मोन है, इसके अंदर इसने बताया था कि 51 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि 2 चेन्स के अंदर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो एक चेन जो होती है उसके पास 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और दूसरी चेन के पास 30 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं ये हमने पढ़ा था कि आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं, और हमने ये कहा था कि जब अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो उनके अंदर अगर पेप्टाइड बॉन्ड्स को हमने देखना है तो अमाइनो एसिड्स की तादाद से हमने एक कम करके बता देना है कि इसके अंदर इतने जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो वो तो एक सिंगल चेन के लिए था। अब यहाँ पे चेन्स जब आ जाती हैं तो आप इसको अलग अलग से काउंट करते हैं। जैसे कि आप देखें, अगर हम सिंपली देखें कि 51 अमाइनो एसिड्स के अंदर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 50 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसके देखेंगे कि एक चेन के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स हैं। यहाँ पे 21 अमाइनो एसिड्स जो चेन रखती है उसके पास 20 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, और जो 30 अमाइनो एसिड्स रखती है उसके पास 29 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। तो इस तरह इसके पास टोटल जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे वो 49 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, क्योंकि ये दोनों चेन्स जो होती हैं ये एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए से नहीं जुड़ी होती, बल्कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ी होती हैं, जो कि आपको इसके अंदर डायग्राम के अंदर ऊपर नज़र भी आ रही हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर, तो इसके पास टोटल जो अमाइनो एसिड्स की तादाद है वो 574 है, जो कि 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स के अंदर जुड़ी होती है।
और हर अल्फ़ा चेन के पास 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और हर बीटा चेन के पास 151 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो अगर आप इनको प्लस करें, यानी 141 को 2 बार और 151 को 2 बार अगर आप प्लस करें, तो आपके पास जो टोटल नंबर्स आएंगे अमाइनो एसिड्स के वो 574 होंगे। अब आपने बताना है कि इसके अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो कितने होंगे। तो आपने ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि हीमोग्लोबिन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होते हैं, इनमें अमाइनो एसिड्स की तादाद आपको पता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इसकी इम्पॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, यानी अमाइनो एसिड्स के नंबर के अंदर कोई तब्दीली आ जाती है या अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के अंदर कोई तब्दीली आ जाती है, तो इससे कोई ना कोई सीरियस डिजीज़ हो सकती है। जैसा कि सिकल सेल एनीमिया एक डिज़ीज़ का नाम है, जिसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो ऑक्सीजन की होती है वो कम हो जाती है, वो ऑक्सीजन को कम लेकर जाती है या बिल्कुल नॉन फंक्शनल हो सकती है जी। इसके बाद जी कुछ ख़ास अमाइनो एसिड्स की तरतीब की वजह से ख़ास प्रोटीन्स बनती हैं जो कि मुख्तलिफ़ काम करती हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि इंसानी जिस्म के अंदर 10,000 से ज़ायद प्रोटीन बनाई जाती हैं और वो इन्हीं 20 अमाइनो एसिड्स की तरतीब को चेंज करने से बनाई जाती हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो थोड़े से अल्फ़ाबेट्स से पूरे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और उनसे पूरे पैराग्राफ और पूरी बुक्स लिखी जाती हैं। तो उसी तरह से 20 अमाइनो एसिड्स की मुख्तलिफ़ तरतीब की वजह से मुख्तलिफ़ अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं और उससे मुख्तलिफ़ प्रोटीन्स बनाई जाती हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो आपने यहाँ पे देखना है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है अमाइनो एसिड्स के मिलने की वजह से। तो आपने दो यहाँ पे अमल पढ़े थे, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए ट्रांसलेशन। तो जब ट्रांसलेशन का अमल हो रहा होता है तो उस वक्त क्या किया जाता है कि जो मैसेंजर आरएनए के पास जो न्यूक्लियोटाइड की तरतीब होती है उन तीन न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर एक कोड बनाया जाता है और उस कोड के रिलेटेड जो अमाइनो एसिड होता है वो एक ट्रांसफ़र आरएनए के पास मौजूद होता है। तो आप यहाँ पे देखें ऊपर वाली डायग्राम के अंदर कि जो CAC और GTG लेफ़्ट साइड पे जो आपको एक डीएनए का सीक्वेंस नज़र आ रहा है न्यूक्लियोटाइड्स का, इससे क्या किया जाएगा कि इससे एक मैसेंजर आरएनए बनाया गया और उसका रिलेटेड जो अमाइनो एसिड है वो लगा दिया गया, जो कि वेलिन आपको सबसे पहला लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगले सीक्वेंस से हिस्टिडीन बनाया गया, अगले से ल्यूसीन बनाया गया, दैन थ्रियोनिन, प्रोलिन और ग्लूटामिक एसिड और फिर दोबारा से ग्लूटामिक एसिड बनाया गया। ये हम बात कर रहे हैं बीटा चेन की। जब बीटा चेन के अंदर किसी एक अमाइनो एसिड के अंदर तब्दीली आती है तो उससे सिकल सेल हीमोग्लोबिन पैदा होती है। यहाँ पे आप देखें बाकी नीचे वाली डायग्राम के अंदर बाकी सारी की सारी जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सेम है डीएनए सीक्वेंस के अंदर और सारे के सारे सेम अमाइनो एसिड्स लग रहे हैं, यानी वेलिन लग रहा है, उसमें भी हिस्टिडीन देन लग रहा है, फिर ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन। लेकिन आप देखें कि डीएनए के सीक्वेंस के अंदर चेंज आया ऊपर, जहाँ पे थायमीन था वहाँ पे एडिनिन आ गया और जहाँ पे एडिनिन था वहाँ पे थायमीन आ गया। तो यहाँ पे इसको हाईलाइट भी किया गया कि एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से जो मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन गई है वो रॉन्ग गई है। उस न्यूक्लियोटाइड से जो अमाइनो एसिड बना है उसका कोड चेंज हो गया। तो अब ग्लूटामिक एसिड की जगह यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे वेलिन लग गया। अब इस एक अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से जो पूरी प्रोटीन बनी है वो नॉन फंक्शनल है या वो उस तरह से फंक्शन नहीं कर सकेगी जिस तरह से नॉर्मल एक हीमोग्लोबिन वाला जो रेड ब्लड सेल करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो ऊपर वाले रेड ब्लड सेल्स नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है और जो नीचे वाले कुछ सिकल सेल की तरह जो नज़र आते हैं वो आपको रेड ब्लड सेल्स भी नज़र आ रहे हैं जी। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। तो आम तौर पर ऐसा होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं
वो एक फ्लैट ओरिएंटेशन के अंदर नहीं होती, बल्कि वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल हो सकती हैं और इससे मुख्तलिफ़ तरह के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, जिनमें स्पाइरल और हेलिकल शेप या कोई और कॉन्फ़िगरेशन वो ले सकती हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो आप देखें, सबसे पहले जो ग्रीन कलर के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसने एक दूसरे के ऊपर कॉइल किया और इससे एक अल्फ़ा हेलिक्स बना है। तो ये अल्फ़ा हेलिक्स जो है ये सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर, और इसी को राइट साइड पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो स्प्रिंग की तरह से स्पाइरल ओरिएंटेशन बन गई है, और इस हर स्पाइरल या हर टर्न के अंदर आपको 3.6 अमाइनो एसिड्स नज़र आएंगे। तो इसमें आपने बॉन्डिंग्स को देखना है कि कौन कौन सी बॉन्डिंग्स पाई जाएंगी। सबसे पहले तो आपने पढ़ा था कि अमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है वो पेप्टाइड बॉन्डिंग, वो भी इसमें प्रेजेंट होगी। उसके अलावा आपने दूसरी बॉन्डिंग पढ़ी थी कि चेन्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस की वजह से होती है, तो इसमें डाइसल्फाइड बॉन्डिंग भी होगी। यहाँ पे एक और तीसरी बॉन्डिंग आपको नज़र आएगी जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप इस राइट साइड वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे जो कि एक स्पाइरल ओरिएंटेशन के अंदर अल्फ़ा हेलिक्स को दिखाया गया है। तो आप देखें पहले अमाइनो एसिड को, उस पहले अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है यानी NH ग्रुप है, इसका हाइड्रोजन, और दूसरा सेकंड वाला जो अमाइनो एसिड है उसका जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीजन। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है। आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ा होगा कि जब एक तरफ से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और छोटा एटम और दूसरी तरफ से एक पार्शली पॉजिटिवली चार्ज्ड जो हाइड्रोजन एटम है, इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग बनती है उसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो आप देखें कि हर अमाइनो एसिड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में भी बॉन्डिंग डेवलप हो गई है स्पाइरल ओरिएंटेशन की वजह से। तो इसको आप क्या कह रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। इसके अलावा आपको बीटा प्लेटेड शीट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। जब जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इनको आप एक दूसरे के ऊपर पकड़ के रैप कर दें, फोल्ड बैक कर दें, तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, वो एक बीटा प्लेटेड शीट है। जैसे कि आप एक चादर को एक तरफ से पकड़कर दोनों किनारों को मिलाकर एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर दें तो आपके पास बिल्कुल ऐसे ही बीटा प्लेटेड शीट्स नज़र आएंगी। तो ये आप देखें कि इसमें भी आपको जो तीनों तरह के बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं और इसमें डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी होंगी। इसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के करीब आने की वजह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। ये आपकी बुक के अंदर शायद ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है कि ये बीटा प्लेटेड शीट्स किस तरह बनती हैं और अल्फ़ा हेलिक्स जो है उनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो किस तरह से डेवलप होती है। इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है जी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर को। तो जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स बेंड्स होती हैं और अपने ऊपर फोल्ड होना शुरू हो जाती हैं तो उससे बनने वाले स्ट्रक्चर को हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। आमतौर पर ये गोल स्ट्रक्चर होता है, 3D शेप में होता है। इसमें जो आपको बॉन्ड्स नज़र आएंगे उनमें आयोनिक बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे, और इनमें कुछ और तरह की इंटरेक्शन भी आप देखेंगे। इसमें दो तरह के अमाइनो एसिड्स होंगे, एक तो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होंगे जो कि इस ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर के बिल्कुल अंदर की जानिब प्रेजेंट होंगे। तो हाइड्रोफोबिक यानी वो हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि पानी से डरने वाले होंगे, पानी से दूर भागे, तो वो एक ग्लोब के एक गोल स्ट्रक्चर के अंदर की जानिब प्रेजेंट होंगे। और दूसरे होंगे हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स जो कि सरफेस के ऊपर स्ट्रक्चर को बना रहे होंगे। तो वो कौन से होंगे, वो हाइड्रोफिलिक अमाइनो। यहाँ पे आपको एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसको दिखाया जा रहा है। तो इसमें आप देखें कि जो ऊपर लेफ़्ट साइड पे एक आयोनिक बॉन्ड भी यहाँ पे डेवलप हो गया। आयोनिक बॉन्ड आप कहते हैं कि जब कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो हम यहाँ पे इसको आयनिक बॉन्ड को देख रहे हैं, NH3 और
O नेगेटिव के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है इसको आप आयोनिक बॉन्ड कह रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे राइट साइड पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नज़र आ रही है उसी तरह से, और नीचे आपको डाइसल्फाइड लिंकेज भी नज़र आ रही है। तो इसके साथ इजाफ़ा किस चीज़ का हुआ है, वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का इजाफ़ा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अंदर की जानिब ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन बना रहे हैं ये बिल्कुल अंदर की जानिब प्रेजेंट होंगे, और जो आपको सरफेस पे नज़र आएंगे ये हाइड्रोफिलिक होंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को, जो कि लास्ट वन है। इसमें जो सबसे मोस्ट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर्स की होती हैं वो जब इकट्ठा होना शुरू होती हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन उनमें होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है, तो उससे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर बनता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन जो है ये एग्जिबिट करती है, हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को एग्जिबिट करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको चेन्स नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ कलर से इनको शो किया गया है। तो इनमें मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो कि टर्शरी यानी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की इकट्ठी हुई हैं और इससे एक बड़ा स्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा जब टर्शरी स्ट्रक्चर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। और इसके अंदर आम मिसाल जो है वो हीमोग्लोबिन की है, जिसके अंदर दो अल्फ़ा चेन्स इकट्ठी होती हैं और दो बीटा चेन्स इकट्ठी होती हैं। हमने इसके बारे में बात की है। उसके एंड पे बताया गया द हीम ग्रुप इज़ इन ईच सब यूनिट पिक्स अप ऑक्सीजन फॉर ट्रांसपोर्ट इन ब्लड टू द टिश्यूज़। तो इसमें आपको हीम ग्रुप जो कि एक आयरन कंटेनिंग है वो नज़र आ रहा है, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को यहाँ से पकड़ता है हमारे लंग्स से और वो टिश्यूज़ के अंदर तक ट्रांसफ़र कर देता है। जी यहाँ पे हम इसकी समरी को देखेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कि नंबर एंड सीक्वेंस की बेस पे हम पढ़ते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब कॉइलिंग हो जाती है और पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं और हेलिक्स बनते हैं तो हम इसको कह रहे थे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। उसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे बल्कि अपने ऊपर ये फोल्ड हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। और उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमने कहा था कि जब बहुत सारी टर्शरी स्ट्रक्चर यानी ग्लोबुलर प्रोटीन्स इकट्ठी होती हैं तो इससे बनने वाले स्ट्रक्चर को हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें प्राइमरी का सेकंड पॉइंट बताया गया साइज़ ऑफ प्रोटीन जो है उसको हम डिटरमिन करेंगे टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स की बेस पे। सेकेंडरी के बारे में बताया गया, वन ऑफ द कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था अल्फ़ा हेलिक्स है। सबसे ज़्यादा जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा सेकेंडरी के अंदर वो हेलिक्स का है, और स्पाइरल फॉर्मेशन भी हो सकती है। बीटा प्लेटेड शीट्स के बारे में आपने देखा। और इसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये 3 तरह के बॉन्ड रखता है, हमने इन बॉन्ड्स की बात की। और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है उसमें भी टर्शरी चेन्स ही होती हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की, तो उसमें भी ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से मिलते हैं। तो इनमें भी बेसिकली तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर ही होता है, तो बॉन्ड्स की तादाद वही रहेगी, बॉन्ड्स बिल्कुल सेम होंगे जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर पे आपको यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि मोर देन 10,000 प्रोटीन्स बना रहे हैं इंसान के अंदर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था कि हर टर्न के अंदर जो अमाइनो एसिड्स की तादाद है वो 3.6 है। इसके अलावा जो टर्शरी स्ट्रक्चर इसके प्रॉपर्टीज़ में ये है कि ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करते हैं, तो जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अंदर की जानिब चले जाते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के, और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो बाहर की जानिब सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में हमने इसके अंदर हीमोग्लोबिन की मिसाल को डिस्कस किया है। इसके अलावा बॉन्ड्स जो पाए जाते हैं वो भी आपने याद रखने हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा कि 2 तरह के बॉन्ड हैं, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड ये अमाइनो एसिड्स के दरमियान में होते हैं, और डाइसल्फाइड बॉन्ड ये चेन्स के दरमियान में बॉन्ड होते हैं।
इसके अलावा सेकेंडरी के अंदर हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, पेप्टाइड बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड। और टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हमने देखा। उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखा, और यहाँ पे हमने आयनिक बॉन्डिंग को देखा, और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होंगे। यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्सेस को भी बताया गया, जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, तो आप ये याद नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे वैन डर वाल फोर्सेस भी होती हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है उसमें हाइड्रोफोबिक बिल्कुल सेम वही होंगे जो टर्शरी के अंदर होंगे। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, आयनिक बॉन्ड, वैन डर वाल फोर्सेस और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जी, उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपका कोई क्वेश्चन अगर है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। स्टे कनेक्टेड विद पेसमेकर बायोलॉजी। अल्लाह हाफिज़।